हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। सीटेट अपर लेवल के लिए साइंस है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम यहाँ पर वो करने वाले हैं और साथ ही करने वाले हैं साइंस की पेडागोजी। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में और इसी से आपका जो सीटेट का एग्जाम है और जो साइंस वाला पोर्शन है वो क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मागी मिश्रण है। तो कौन सा बिस्मागी मिश्रण है हमें बताना है। तो मिश्रण का उदाहरण के बारे में जानना है। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है समागी मिश्रण और एक होता है बिस्मागी मिश्रण। तो यहाँ पर बिस्मागी मिश्रण की बात की गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि बिस्मागी मिश्रण आखिर होता क्या है। इसमें अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाया जाता है और उनके निर्माण से क्या होता है, एक बिस्मागी मिश्रण बन जाता है। होगा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा आयोडीन युक्त नमक। ये जो है बिस्मागी मिश्रण का उदाहरण है और इसको किसके द्वारा, इसको उर्पातन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और इसकी प्रोसेस क्या है, इसको पहले गर्म किया जाता है। जब इस मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है, ठोस पदार्थ जो है वो रह जाता है और जो हमारा आयोडीन है वो गैस फॉर्म में परावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, बिस्मागी जो मिश्रण है वो अलग अलग हो जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, किण्वन के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये अल्कोहलिक किण्वन का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको साथ में लिखकर दिखा दी है। और ये क्या होता है, इसमें होता है क्या, जब खमीर या बैक्टीरिया क्या होते हैं, भोजन में शर्करा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उत्पाद एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है किण्वन। चलिए डीपली इसमें नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर रैपिड रिविजन चल रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी रिक्त स्थान तक उचित रूप में पढ़ा जा सकता है। तो बताना है कितना है, यहाँ पर 55 डिग्री से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 5 छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है कि कहाँ तक पढ़ा जा सकता है, 55.2 तक इसको क्लियर पढ़ा जा सकता है, सही पढ़ा जा सकता है, उचित रूप में पढ़ सकते हैं। कहाँ तक, 55.2 डिग्री तक। कितना हो जाएगा, 55.1 हो जाएगा, 55 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 55.2 है, इस तक ही आप इसको उचित रूप में पढ़ सकते हैं, आगे की वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो हमें बताना है उसमें मान की ऐसा इकाई क्या होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो उसमें मान की ऐसा इकाई जो होती है वो क्या होती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। कैलोरी का यूज़ किया जाता था पर अभी जो है जूल का प्रयोग किया जाने लगा है। और कहीं कहीं अभी जैसे भोज्य पदार्थ हैं, कुछ कुछ जगह पर अभी कैलोरी ही यूज़ कर रहे हैं, पर बाकी सब जगह इसको जूल में ही यूज़ करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो बताना है फास्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए। और ऐसा क्यों किया जाता है, फास्फोरस जो होता है एक बहुत क्रियाशील तत्व होता है। यदि इसे वायु के संपर्क में रखा जाता है तो ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है जिससे ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। चलिए ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं, उनके बारे में बताना है। इनमें से कौन 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं। तो देखना है धीमा दहन किस किस में हो रहा है, देखना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है इसके। लोहे पर जंग लगना सबसे पहले कहा जा रहा है। लोहे पर जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप किसी लोहे की छड़ को अगर बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो उसे क्या चाहिए होता है, नमी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत लंबे समय में होती है, बहुत धीमे होती है। यही नहीं कि आपने आज ही एक लोहे की छड़ डाली और कल ही उस पर जंग लग गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये धीमे दहन की प्रक्रिया को दर्शाती है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, तो आपने मोमबत्ती जलाकर देखी भी होगी, तो मोमबत्ती का जलना जो है एक तीव्र दहन की प्रक्रिया है, तो ये नहीं होगा। सी में दे रखा है श्वसन, तो श्वसन एक धीमे दहन की प्रक्रिया मानी गई है। वो इसलिए कि जब भी हम सांस लेते हैं उसके साथ साथ हम कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पर जो उसमें हम ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न करते हैं वो बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, तो इसलिए इसको भी एक धीमे दहन की प्रक्रिया माना गया है। और इसी तरह आ जाते हैं प्रकाश संश्लेषण पर, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम कैसा मानते हैं, ये भी एक तीव्र प्रक्रिया है, क्योंकि पौधे जो हैं प्रतिदिन अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी तीव्र दहन की प्रक्रिया मानी जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें दो धीमे दहन की प्रक्रिया देखनी थी, यहाँ पर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर ए और सी। चलिए ये जिसमें आ रहा है वही आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और सी जो है ये करेक्ट हैं, ये दोनों धीमे दहन को दर्शाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी के पूर्ण दहन पर कौन से उत्पाद बनते हैं बताना है। ये बनते हैं CO2 और क्या बनता है H2O। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़ी चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन के कारण दिखाई देता है। तो चूने के पानी का जो दूधिया रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या इसमें क्या होता है, चूने के पानी का दूधिया रंग विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो ये किसका उदाहरण है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा जो है जो विलयन है उसका कलर जो है वो कैसा हो गया है, हल्का पड़ गया है और कील पर क्या है एक भूरे रंग की परत जम गई है। तो ये सब जो हुआ है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बात की जा रही है खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टिन से पुती हुई। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जो खाद्य पदार्थों के डिब्बे हैं उनकी आंतरिक सतह जो होती है उसको कैसे पोता जाता है, टिन से पोता जाता है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता जो है अधिक क्रियाशील होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। तो अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की क्यों सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए उसको पानी में डालने की सलाह दी जाती है। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ उसको पानी में डाला जाता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ दे रखा है क्या, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों को चमकाकर फिर लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, जिन्हें वह घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः किस चीज़ का था बताना है। तो किस घोल में डालकर उसने चूड़ियों को चमका दिया और उनका वजन जो है वो कम हो गया। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ दे रखा है क्या, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का जो मिश्रण होता है उसमें उसने क्या किया, चूड़ियों को डाला, जिससे क्या हो गया, सोने की ऊपर की लेयर हट गई और क्या हो गया, सोना चमकदार बन गया, उनका वजन जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अम्ल वर्षा में नाइट्रस अम्ल जो है ये उपस्थित होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ऐसी धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर गोल्ड आयरन ये नहीं होगा, एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर भी नहीं होगा, गोल्ड आयरन और सिल्वर नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में जो है इनका स्थान सबसे नीचे है, बहुत कम है। और क्या है, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, ये बहुत कम क्रियाशील हो जाती हैं और कम क्रियाशील होने के कारण ये मुक्त अवस्था में जो है
पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये प्रकृति में कैसे होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशे में से कौन सा कृत्रिम रेशम है। तो रेशम के बारे में बताना है। कृत्रिम रेशम किसको बोला जाता है, यहाँ पर जो मानव निर्मित रेशों में से है ज्ञान होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कृत्रिम रेशम भी बोला जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर दिया हुआ है, वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है। तो ऐसी कौन सी गैस होती है जिससे दम घुट जाता है, जो ब्लड में हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो क्या है, वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है जिससे मनुष्य का दम घुट जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर बात की जा रही है क्या, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण हैं जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं, उनको सही क्रम में लगाना है। चलिए देख ले, हम क्या करेंगे, गड्ढे की तली में रेत बिछाकर उसको ढक देंगे। तो इसको नंबर 1 आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, अब क्या करेंगे, उसमें कचरा डालेंगे, तो इसको लिखेंगे नंबर 2। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, अब गड्ढे में आप केंचुए डालेंगे जिससे वो खाद को बनाना शुरू करें, तो इस पर नंबर 3 डाल देंगे। और नंबर 4 पर आ जाएगा क्या, नंबर 4 पर आ जाएगा, गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से आप ढक देंगे। तो यहाँ पर क्या सीरियल बन गया है, हमारा सीरियल जो बना है हमारा वो बना है B, A, D और C। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो विलयन है, जलीय विलयन है, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है, पदार्थ के pH मान 7 से कम होते हैं तो वह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है प्रकृति में, और अगर 7 से अधिक हैं तो वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अगर 7 पर है तो उसका pH मान कैसा हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। तो समुद्र जल का जो pH मान है वो क्या है, 8.4 है। दूध का क्या है, 6.4 दे रखा है। रक्त का 7.4 है, और जो मूत्र होता है उसका 6 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। अचार का pH होता है 6.5, शराब का होता है 2.8, सिरके का 2.4 और नींबू का होता है 2.2। तो ये वाले जो pH मान है कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बता दिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है, विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विज्ञान में पाठ्यचर्या के बारे में योजना बनाना, उसकी बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा, तो नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण रखने के लिए बनाई जाती है या विवरण देती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर दिया है, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बात किसकी हो रही है, विज्ञान की और तकनीकी की। विज्ञान के द्वारा हम तकनीकी का निर्माण करते हैं, तो उन दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान कैसा है, मुक्त अंत वाला है, और जबकि तकनीकी कैसी है, लक्ष्य उन्मुखी है। तकनीकी जो होती है हम उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, किसी लक्ष्य के लिए करते हैं, किसी टारगेट के लिए करते हैं। और विज्ञान क्या है, उसका कोई अंत नहीं है, वो मुक्त अंत वाला है, उसमें आप कुछ भी खोज करते जा सकते हैं। खोज का कोई लिमिट नहीं है कि आप ये 2 खोज करेंगे आगे कुछ नहीं करेंगे। उदाहरण है ये जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया है, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार्य होने के लिए उसे उपयुक्त अथवा की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो किसकी कसौटी पर उसको खरा उतरना पड़ता है, विश्वासों और मान्यताओं। तो मान्यताओं की बात साइंस में नहीं होती है। प्रयोगों, निरीक्षणों, ज्ञान और उद्देश्य। तो ज्ञान और उद्देश्य
की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मान्यताएं जहाँ आ गई वहाँ पर रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रयोगों निरीक्षणों क्या होता है, उपयुक्त प्रयोग किए जाते हैं अथवा निरीक्षणों की कसौटी पर जब खरा उतरता है तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको स्वीकार्य कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 24 पर। 24 में दिया है विज्ञान मनुष्य को रिक्त स्थान को दृष्टिकोण सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4th वाला रॉन्ग हो जाएगा, अंधविश्वासों को अपनाकर काल्पनिक। तो अंधविश्वासों को त्यागना है और फिर क्या है, वास्तविक दृष्टिकोण में सहायक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 25। क्या दे रखा है, विज्ञान प्रत्येक तथ्य का रिक्त स्थान करके उसके प्रत्येक भाग को समझने का प्रयत्न करता है। तो और जो विश्लेषण विधि है वो क्या होती है, छोटे छोटे भागों में बांटकर किसी भी खोज को या किसी भी कार्य को किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान जो है विश्लेषण और बारीकी से करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो आहारी रेशे होते हैं ये क्या होते हैं। तो आहारी रेशे जो होते हैं ये होते हैं हमारे क्या, रुक्षांश भी बोला जाता है इनको। ये होते हैं रुक्षांश, या इनको बोलते हैं इंग्लिश में हम रफेज भी बोलते हैं। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ आ जाएगा। कई बार डॉक्टर आपको बोल देता है अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो कि आप हाई फाइबर युक्त वाला फूड लीजिए, हाई फाइबर रिच वाला फूड आप खाइएगा जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। तो ये फाइबरस मटेरियल होते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है, तंतुमय पदार्थ इनके अंदर पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, शरीर में ये वृद्धि नहीं करते और ना ही इनका कोई पाचन में काम होता है। क्या काम करते हैं, ये केवल कब्ज होने से रोकते हैं और इनकी अधिक मात्रा भोजन में इसीलिए मिलाई जाती है कि जिससे पेट में जो है किसी के कब्ज ना हो और पेट जो है उसका सही रहे। इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं, अनाजों की जो परतें होती हैं वो हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, दलिया हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिज पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कौन से पदार्थ हैं जो हमारी मांसपेशियों को सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, कौन से होते हैं, लोहा और आयोडीन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लोहे को और आयोडीन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इसका साइन हम मानते हैं क्या, आई को बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा और आयोडीन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और अधिक चीनी क्या करती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमें उनका संरक्षण करना होता है। जैसे अचार है, हम अचार बना रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चल जाता है, सालों साल अचार चलते हैं और ख़राब नहीं होते। कई बार होता है कि जैसे हम कोई जैम बना रहे होते हैं, चटनी बना रहे होते हैं, तो हम उसमें शुगर ज़्यादा डाल देते हैं और क्या डालते हैं, साथ में नमक डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, पर शुगर जो है हम उसमें थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं जिससे कि वो चीज़ें जो हैं ख़राब नहीं होती हैं। जो सूक्ष्म जीवी होती हैं उनकी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, कुंचन हो जाता है, अर्थात वे सिकुड़ जाती हैं और आगे ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, जिससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर बात की जा रही है भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होते हैं। क्या है, अगर इसका सेवन हम कर रहे हैं तो क्या होगा, दिमाग हमारा कमज़ोर नहीं होगा, क्षीण नहीं होगा। आयोडीन का सेवन करने से क्या होता है, घेंघे रोग की संभावना नहीं रहती। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है। दोनों चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये आवश्यक है हमारे लिए। पॉइंट 1 और 2 जो हैं दोनों सत्य हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं, तो बात गलत हो जाएगी। दोनों कथन जो हैं ये सत्य हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है। गए हैं संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि ये है, क्यों जरूरी है बताना है। ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है। अगर हम जो है वसा युक्त भोजन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी नहीं रहेगी। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है क्या, वसा। जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिका झिल्ली होती है उसके बनने में भी किसका अहम रोल होता है, वसा का रोल होता है। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऊर्जा संचित करती है, तो ऊर्जा को भी स्टोर करती है वसा जो होती है हमारी बॉडी में। और किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है,
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मशीन काम करती है तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑयल के ईंधन की आवश्यकता होती है, तो उससे उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही हमें वसा से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बिना हमारी बॉडी कार्य नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है उपरोक्त सभी सही है, तो ये वाला जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है। तो कौन सा अवयव उत्तरदायी है इस चीज़ के लिए कि जिससे हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यह है कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, या यहाँ पर दिया है प्रोटीन। तो प्रोटीन नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं राइट आंसर पर। यहाँ दिया है वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो आप बोलेंगे कि कई बार बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है पर उतनी नहीं जितनी कि वसा से मिलती है। तो जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो वसा है जो हमें एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 7 दिया है दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि। दूध को जब उबालते हैं तो उसमें बहुत सारे रोगाणु होते हैं। जो कच्चा दूध होता है, जो रॉ मिल्क होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें रोगाणु होते हैं। जब हम उसको उबालते हैं तो उबालने से रोगाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखते हैं 8 में क्या है। यहाँ पर दिया है विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है। अंधेरे में कम दिखाई देने लगता है, बच्चों की मानसिक विकलांगता बढ़ जाती है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना है, या घाव भरने में समय लग जाता है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अस्थियाँ जो हैं मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। विटामिन बी की कमी से जो हो जाता है ये रोग हो जाता है, अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो बात हो रही है यहाँ पर जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलने की। इससे पहले क्वेश्चन में आपने किया था कि बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन हमें एनर्जी देता है, कौन ऊर्जा देता है, तो उसमें आपने बसा आंसर टिक किया था। पर यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, बसा नहीं होगा। चलिए इसको कट कर देंगे। विटामिन नहीं होगा, खनिज लवण भी नहीं होगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। नंबर डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही होगा। और ये क्यों होता है, इससे क्या होता है, बॉडी को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग जो है एथलीट्स करते हैं। जैसे ग्लूकोन डी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का पानी हो गया, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये नाम कॉमन है और कई बार आ जाता है क्वेश्चन, सभी को पता भी होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए ये करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में जो अन्न होते हैं वो किसके समृद्ध स्रोत होते हैं, तो हमें बताना है स्टार्च के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज के। तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज ये ऑप्शन जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे रॉन्ग, क्योंकि ये क्या होते हैं जब हम स्टार्च से ग्लूकोज को बनाते हैं तो तब ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अन्न किसके समृद्ध स्रोत होते हैं, अन्न से डायरेक्ट हमें मिल जाता है। जो हम इसको बोलेंगे रॉ फॉर्म, ये हमें रॉ फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, इसको बोलते हैं हम स्टार्च। तो जो अन्न से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, जिसके अन्न को समृद्ध स्रोत माना जाता है, वो बोलते हैं स्टार्च को। और स्टार्च का ही संश्लेषण करके हम क्या चीज़ें बनाते हैं, ग्लूकोज और ये बाकी चीज़ें जो है बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर दिया है संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्यों होती है, जब हम संतुलित भोजन लेते हैं उसमें साथ में हमें क्या चाहिए, रफेज चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो वो क्यों होती है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए हम रफेज या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फाइबर युक्त भोजन भी आप बोल सकते हैं। तो ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं क्योंकि। हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है, गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमारे जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि सर्दी को भगाया जा सके, सर्दी कम लगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर।
दिया है किसकी कमी से होता है, बात किसकी की जा रही है, अरक्तता अर्थात रक्त की कमी। तो रक्त की कमी कब होगी, जब हमारे शरीर में क्या कम हो जाएगा, तो ये हमें बताना है रक्त की कमी। तो रक्त की कमी कब होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रक्त की कमी जब होती है, जब हमें क्या डॉक्टर टैबलेट देता है, तो आयरन की टैबलेट देता है। तो इसलिए आयरन की वजह से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में रक्त की कमी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्या है। यहाँ दे रखा है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है। तो भोजन का अनिवार्य अवयव हमें यहाँ पर बता देना है कौन सा है। ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हमें अलग मात्रा में चाहिए होते हैं, पर जो सबसे ज़रूरी अवयव होता है, अधिक मात्रा में चाहिए होता है, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। यहाँ पर दे रखा है जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगर हम प्रोटीन देख रहे हैं और बात कर रहे हैं हम संतुलित भोजन की, तो हम उसमें प्रोटीन का जो स्रोत मानते हैं, किसको मानते हैं, चावल को नहीं मानते हैं, तेल घी को नहीं मानते, सब्जियों को नहीं मानते, हम मानते हैं दालों को, कि दालें जो होती हैं संतुलित भोजन में संतुलित आहार होती हैं, प्रोटीन का स्रोत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। दालें जो है संतुलित आहार में प्रोटीन का स्रोत होती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दे रखा है दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है संतुलित भोजन हमारे शरीर की वृद्धि व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन मुख्य रूप से किस अवयव को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोला जाता है जो शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है, तो हो जाता है हमारा प्रोटीन युक्त भोजन। तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है हम प्रतिदिन भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वे निम्न हैं, चावल हैं, गेहूं हैं। चावल व गेहूं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है। तो चावल से और गेहूं से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो किस रूप में मिलता है। तो विटामिन है, स्टार्च है, वसा है या ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज जो है स्टार्च का संश्लेषण के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब स्टार्च का संश्लेषण किया जाता है तब ग्लूकोज प्राप्त होता है, ये नहीं होगा। वसा भी नहीं होगा, विटामिन भी नहीं है। जो गेहूं चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो हमें स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 में दे रखा है यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो डॉक्टर उसे खट्टा फल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है जिसकी कमी स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। या 4 में दे रखा है खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। तो यहाँ बाकी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। आप बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कुछ विटामिन आप पढ़ लेते हैं तो उसमें दे ही रखा है कि जो खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं, वो विटामिन सी का स्रोत होते हैं और जिनकी वजह से क्या हो जाता है, हमें स्कर्वी जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 21 में क्या है। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। से तात्पर्य यहाँ पर ऊर्जा से है। जो मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन सा भोजन का पदार्थ है हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ दे रखा है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जल। तो मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके साथ बसा भी होता तो आप बसा को टिक करते, कार्बोहाइड्रेट को नहीं करते, पर यहाँ पर बसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट दे रखा है तो इसलिए ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 22 में क्या है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मानव शरीर में त्वचा,
तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो मानव शरीर में क्या होता है, त्वचा के नीचे जो होता है वसा, फैट की एक लेयर होती है, तो वो किसके विरुद्ध काम करती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हम अधिक ऊष्मा कैसे स्टोर कर पाते हैं, जब हम सर्दियों में जब हम अधिक तला भुना भोजन खाते हैं तब क्या होता है, उससे हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा का स्टोर बढ़ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि तले भुने भोजन में क्या होता है, वसा अधिक मात्रा में होता है, जिससे शरीर की ऊर्जा का क्षय ना हो। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं 23 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं आपको ध्यान रखना है और तब आपको आंसर करना है। यहाँ दे रखा है दूध में कोई विटामिन नहीं होता, दूध में विटामिन होते हैं, ये बात गलत है। 2 में दे रखा है विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है, सही है। जोड़ों में पीड़ा होना एस्कर्बिक रोग में से एक लक्षण है। विटामिन बी के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो दे रखी हैं ये गलत हैं। हमें क्या बताना है, हमें निगेटिव वाला आंसर यहाँ देखना है। यहाँ दे रखा है दूध में कोई विटामिन नहीं होता, तो दूध में जो है विटामिन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है क्या, लौह आवश्यक होता है। जो लौह तत्व होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है बताना है हमें। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वे हैं आरबीसी के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होते हैं, शरीर। थर्ड में दिया हुआ है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ राइट आंसर क्या होगा, जो लौह तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 25 पर क्या दे रखा है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वो कौन सा तत्व है, ये हमारे शरीर में कौन सी मात्रा में चाहिए होते हैं। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं पोटेशियम आ जाएगा इसमें, जो अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा के पोटेशियम, इसको के से डिनोट किया जाता है। बाकी ऑप्शंस आप जो हैं वो करेक्ट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं 26 पर। 26 में दिया हुआ है शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला जल दूषित होता है, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया करानी चाहिए, क्योंकि जो शहर और महानगर हैं उनका जल जो है अधिक दूषित होता है। तो ये विधि जो है उनके लिए कारगर साबित होती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाता है। आते हैं 27 पर। 27 में दिया है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से उचित मात्रा में गाजर का सेवन करता हो तो उस छात्र में निम्न में से कौन सा तत्व विटामिन की कमी नहीं होगी। तो किस तत्व की कमी गाजर का सेवन करने से नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। आयरन प्लस विटामिन सी जो है गाजर में भरपूर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जो तत्व है वो आयरन है और जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन सी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो दूषित जल पीने से कौन से रोग के जीवाणु हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया व दमा है, टाइफाइड है, हैजा व पैचिस है, या डेंगू बुखार है। तो डेंगू बुखार मच्छर के द्वारा होता है, हैजा मक्खी के द्वारा होता है, मलेरिया व दमा, मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है और दमा नहीं होगा। बात हो रही है दूषित जल पीने की, तो उससे हमें क्या हो जाता है, उससे हमें हो जाता है टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी, जो आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है। मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक हो, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सिखाना हो, या बहुविषयक अदा से कठोरता। कठोरता की बात नहीं केवल परीक्षा का उद्देश्य नहीं माना गया है, ना ही रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक की बात की गई है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानकीकरण से लचीलेपन की बात की गई है। ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है क्या,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो किस भाषा में होनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो प्राइमरी लेवल की लैंग्वेज है शिक्षा के माध्यम के लिए तो वो कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा और घर की भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसकी बात करती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है क्या, यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य जान लेते हैं। चलिए ऑप्शंस पर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है याद रखने की क्षमता का परीक्षण हो, पुनरुत्पादन वह याद करने की क्षमता को नापना हो, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना हो या पूरे देश की बच्चों की तुलना के मापदंड को बताना। तो मापदंड नहीं बताना है, ना ही बच्चों को बार बार याद करवाना या पुनरुत्पादन के लिए कहा जा रहा है और ना ही याद रखने की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना अर्थात उन्हें स्कैप होल्डिंग देना। इसकी बात जो है शिक्षा नीति में की गई है, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है क्या, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें देखते हैं क्या है। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया। तो किसको बढ़ावा नहीं दिया गया, आपको ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट देखना है। उपयुक्त इमारती ढांचे को, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो किसको दिव्यांगजन के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनिवार्य और विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव है और हमें निगेटिव से मैच करता ही आंसर देखना था। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति वह अद्वितीय को शामिल करना चाहिए। किसको शामिल करना चाहिए प्रगति के अनुसार। यहाँ पर संख्यात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक की बात की गई है। बी में दिया है संख्यात्मक, भौतिक एवं संख्यात्मक, भावात्मक। और यहाँ पर सी में बात की गई है क्या, मनोगत्यात्मक। और डी में बात की गई है क्या, भौतिक, क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या है, मनोगत्यात्मक, संख्यात्मक और भावात्मक। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसी के पॉइंट हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये इन तीनों की बात की गई है, संख्यात्मक हो, भावात्मक हो और मनोगत्यात्मक हो। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दे रखा है क्या, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात किसकी हो रही है, कमजोर वर्ग से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी। यहाँ दिया है क्या, किसकी बात की गई है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दे रखा है भेदभावात्मक या अलगावात्मक, सभ्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता पर आधारित। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। हेतल के घर में गुजराती बोलती है, हेतल जो है अपने घर में क्या बोलती है, गुजराती। और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है, वो अच्छे से बोल पढ़ लेती है, लिख भी लेती है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती, वह ये भाषा जानती नहीं है। उसके घर में क्या बोली जाती है, गुजराती, और स्कूल में उसको हिंदी पढ़ाई जा रही है, वो उसको नहीं समझ आ रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषावाद और संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अध्यापक को हेतल को कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए। या ऑप्शन नंबर डी, हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। तो ऐसी बातें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इस पर बल नहीं देती है। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषावाद और संस्कृति को सृजित करने के लिए सभी बच्चों से कहना चाहिए कि एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करें। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या दे रखा है।
यहाँ पर क्या दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा जाता है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा, तो अधिगम और कहाँ तक उसको विकसित करना चाहिए बात की जा रही। तथ्य और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। पर दिया है प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों को विषय वस्तु का बढ़ावा देना चाहिए, तो ये बात भी सही नहीं है। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है, जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित हो, तो परीक्षा से कोई संबंध यहाँ पर नहीं रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस पर जोर दिया गया है या बल दिया गया है वो है क्या, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन पर विकास केंद्रित होना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर रैपिड रिवीजन चल रहा है, इसलिए फास्ट आंसर कराए जा रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशासित स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है। तो क्या होनी चाहिए, 5 3 3 और 4 हो, 2 3 3 4 हो, 2 5 3 2 2 हो, या 5 3 3 2 2 हो। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 5 3 3 और 4 का रेशियो यहाँ पर रखा गया है। पहले बच्चा जब कक्षा 1 में आएगा तो वह कितने साल के लिए आएगा, यहाँ पर जो एज रखी गई है वो रखी गई है 5 साल दिए गए हैं शुरू में स्कूली शिक्षा के लिए, फिर 3 साल में, और फिर जो उसकी ग्रेजुएशन वगैरह है वो 4 साल के लिए रखी जाएगी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, कि प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में निर्देश देने चाहिए। यहाँ पर दिया है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मातृभाषा या घर की भाषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, मातृभाषा और घर की भाषा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चंस पर, देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है एक समतल दर्पण पर बनी छवि से गुजरती है, तो समतल दर्पण पर बनी छवि किससे गुजरती है, पार्श्व व्युत्क्रम से गुजरती है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है पीएच स्तर 0 के साथ एक जलीय घोल है, कैसा होता है, पीएच स्तर कैसा है, 0 है, तो जलीय घोल कैसा हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पर आया है नेक्स्ट, धात्विक तार की प्रतिरोधकता पर निर्भर करती है। धात्विक तार की प्रतिरोधकता सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक मायोपिक व्यक्ति केवल को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो निकटवर्ती वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। माया तो वे क्या करते हैं, पास की वस्तुओं को देख लेते हैं, दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दे रखा है मानव आँख पर किसी वस्तु की छवि कैसे बनती है, तो कैसे बनती है, रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार होता है, यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती हैं तो ये जिम्मेदार होती हैं, जो नेत्र की फोकल लंबाई है उसको परिवर्तित कर देती है, सिलियरी मांसपेशियाँ। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है हाइपरमेट्रोपिया का उपयोग ठीक करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। नेक्स्ट दिया है पानी मानव वजन का लगभग प्रतिशत बनाता है, तो कितने प्रतिशत बनाता है, जो मानव का वजन होता है उसमें पानी का कितना रोल होता है, 50% जो है वो पानी का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मानव कान की श्रव्य श्रेणी कितनी होती है, तो मानव कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव कान जो है वो श्रव्य श्रेणी के अंतर्गत आती है या सुन सकते हैं। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट में क्या दे रखा है, अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए का उपयोग करता है, तो किसका उपयोग करता है, यहाँ पर क्या दिया है, स्यूडोपोडिया का प्रयोग करता है। स्यूडोपोडिया का प्रयोग जो है अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए करता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होती है वो कैसी रहती है, स्थिर रहती है। और एक मक्का के बीज में खाद्य में संग्रहित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एंडोस्पर्म बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है 22 + X मानव में शुक्राणुओं में की संख्या होती है, तो किसकी होती है, यहाँ पर दे रखा है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में 22 होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है, अल्कोहल का उत्पादन के हाइड्रेशन के द्वारा किया जा सकता है, तो किसके हाइड्रेशन के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है, एल्केन्स के हाइड्रेशन के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया है, जाइमेज में स्टार्च को बदला जाता है, तो जाइमेज में स्टार्च को किस में बदला जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज में बदला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर दिया है पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला की तरह व्यवहार करता है, तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है, अवतल लेंस का
व्यवहार करता है, जैसे अब तल्लेंस कार्य करता है वैसे कार्य करता है। यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो क्या वर्णित करता है, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। यहाँ दे रखा है क्या, इसमें कक्षा के दृष्टिकोण को समझने वाले 2 शिक्षक शामिल हैं। इसमें आमने सामने और ऑनलाइन निर्देशन से संबंधित अवयव शामिल हैं। यह विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को एक कक्षा में जोड़ता है। यह ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसमें पुराने छात्रों द्वारा नए युवा छात्रों को उपदेशात्मक विधि से पढ़ाया जाता है या पढ़ाना शामिल है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है वो क्या है, यहाँ पर दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में क्या मिश्रित अधिगम को सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। तो मिश्रित अधिगम की बात हो रही है, इसमें कैसा है, इसमें आमने सामने बैठकर भी पढ़ाया जा रहा है और कैसा, ऑनलाइन भी निर्देश दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित अधिगम इसको बोला जाता है। ये हम कर रहे हैं कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है, स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो क्यों महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक जो प्रतिस्पर्धा गतिविधियाँ होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यह आयोजकों को वित्तीय सहायता देता है, यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर है वो क्या है, यह बच्चों के जो बीच में वैज्ञानिक प्रतिभा होती है उसको उभार सकता है, उसको उजागर कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ क्या दिया है, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे में विकास हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं, मनोविश्लेषणात्मक विधि जो होती है, तुलनात्मक विधि, विकास विधि या सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, विकास विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि उसमें वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। और ये जो परीक्षण होते हैं, ये विधियाँ जो अपनाई जाती हैं, ये विज्ञान के शिक्षण के दौरान अपनाई जाती हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दिया है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, या विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नंबर डी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। विज्ञान जो है चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार नहीं होता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर दिया है, बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें या उन्हें प्रयोगों से दूर रखें। पर दिया है, उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। बात क्या हो रही है, वैज्ञानिक समझ बढ़ाने की। तो उसके लिए क्या सही हो जाएगा, तो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें तो उससे क्या होगा, बच्चों में जो है विज्ञान की समझ बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दिया है, विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब शिक्षण किसका किया जा रहा हो, विज्ञान का, तो उसमें उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य है, छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करना, छात्रों की गलतियां सुधारना, या कुछ विशेष छात्रों की सीखने में कठिनाई को दूर करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है, अर्थात उपचार दिया जा रहा है, जब कोई बीमार होता है उसका उपचार किया जाता है। तो क्यों करते हैं, उसकी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, कुछ विशेष छात्रों को अगर सीखने में समस्या हो रही है तो उनको उपचार दिया जा रहा है, अर्थात उनकी जो कठिनाई है उसको दूर किया जा रहा है। सीखने में छात्रों को जो कठिनाई महसूस होती है उसको दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। और इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करवा रहे हैं रैपिड रिवीजन और ये हो रहा है हमारा फाइनल लास्ट रिवीजन। ऑल सब्जेक्ट्स का मैं करवा रही हूँ। तो इसमें हमने आज किसका किया है, आज हमने साइंस का किया है। यहाँ पर हमने साइंस अपर लेवल के लिए कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमने शामिल किए थे, पेडागोजी के क्वेश्चन शामिल किए थे और बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और जो कुछ गैसिंग क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने अपने आप से प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। तो अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा।